Assalamualaikum. Here is Dr. Rabi Yasmin Khosa. I hope you guys will be fine. Okay, let's see what we have today in our subjects waves and oscillation. Applications of simple harmonic oscillator. So we will see the applications. The most famous applications of simple harmonic oscillators are simple pendulum, physical pendulum, and torsional pendulum. So these are very basic examples of simple harmonic oscillator. So today we will study these all pendulum very briefly, and we will find out really does they work like a simple pendulum or not. Okay. So first is simple pendulum. What is this simple pendulum? It is heavy mass suspended to a frictionless pole through a light and inexpensive string. So this is example of simple pendulum. We have it over here. This is a bob. It is heavy bob that is uh, suspended with a light string, and then it is supported with a frictionless spool. ओके अब हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है और हमने इसका देखना है कि रियली ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे काम करता है या नहीं करता। फर्स्ट करें कि हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक ये पेंडुलम है और इसका जब ये बॉब इस पोजीशन पे है या कहीं पे भी पोजीशन पे हो, कहीं पे भी हो, तो उस बॉब पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। जो दो बेसिक फोर्सेस हैं वो क्या सी है, एक ये कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो बॉब है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हमारे पास ये बॉब इधर मीन पोजीशन पर होगा तो तब ये दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली टेंशन अपवर्ड और मास डाउनवर्ड एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो लेकिन जब हमारे पास ये बॉब है, इसने अब क्या करना है, मूव करना है बैक एंड फोर्थ। अगर इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखानी है तो ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन के। तो जब ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो इसका जो वेट होता है वो अब स्ट्रेट नहीं रहता, वेट एंगल बनाता है। उसके कौन कौन से एंगल बनेंगे, एक बनेगा एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा टू कंपोनेंट्स में। ओके, इसका जो एक होगा एम जी कॉस थीटा, इट इज अ रेडियल कंपोनेंट along the string. We can see that it's a radial component along the string. स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है तो ये एग्जैक्टली स्ट्रिंग की ही डायरेक्शन में है एम जी कॉस थीटा। और दूसरा क्या है एम जी साइन थीटा, ये क्या है, इट्स अ टेंजेंशियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। लुक, इट्स मेकिंग ऑलमोस्ट 90 एंगल विद द स्ट्रिंग। सो ये है हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, अब ये क्या है कि हमने ये देखना है इनमें से कौन सा कंपोनेंट आइदर एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो बॉब है उसको हार्मोनिक मोशन करवाएगा। अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो एम जी कॉस कंपोनेंट है ये टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये अपवर्ड है और एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है। तो ये दोनों इक्वल है। और अगर इस कंपोनेंट को हम इंक्रीज करते जाएं, इस कंपोनेंट के इंक्रीज करने से हमारा बॉडी ऑसिलेट नहीं करता, जस्ट और जस्ट इसका हम मोमेंट आर्म इंक्रीज कर रहे हैं, इस एम जी कॉस थीटा से बॉडी की इस डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं होती। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं जो टेंशन है वो इक्वल है एम जी कॉस थीटा के। अब जो कंपोनेंट इसको हार्मोनिक मोशन दिला रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये क्या है, ये वो हम अपने फर्स्ट लेक्चर अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो रेस्टोरिंग फोर्स के अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इस वजह से तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा वो इक्वल होगा रेस्टोरिंग फोर्स के। तो इस वजह से इसको हमने फोर्स का नाम दिया है क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा।
माइनस का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ बॉडी को लेके जा रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स के ही अंडर बॉडी मूव करता है और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है। तो इसलिए हमारे पास आएगा एफ टी इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, ये हमने पहले भी देखा था, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो अब क्योंकि बॉडी हमारे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख सकते हैं। तो एम वैसे का वैसे लिखा है, एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में अगर लिखें तो ये क्या बनेगा? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। अब ये भी फोर्स है, ये है न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से आई है फोर्स, एंड दिस वन इज हुक्स लॉ या न्यूटन्स का जो सॉरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो मोशन है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों इस तरह से लिखी जा सकती हैं। सो वी हैव दिस वन to the one side and mg sin theta to the other side. ओके, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा था एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये है डिस्प्लेसमेंट एस, ये है डिस्प्लेसमेंट, और हमारी जो स्ट्रिंग है वो ऊपर जो आपके साथ पास फ्लोर है या फ्रिक्शन लेस सपोर्ट है उसके साथ एंगल बना रही है। जैसे जैसे ये आगे या पीछे की तरफ मूव होगी एंगल वेरी होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेरी होगी। और दूसरा ये एंगल, ये जितनी हमारे पास पेंडुलम के साथ जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसकी जो लेंथ है वो भी मैटर करती है। तो इस वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इस पूरा एरिया, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है एंगल पर और लेंथ पर। तो इसी वजह से हमारी जो एस है वो क्या होगी? एस इज इक्वल टू लेंथ एंड एंगल। इस पेंडुलम की होल मूवमेंट के दौरान यहाँ से यहाँ तक जाने में एंगल तो वेरी होगा, दिस वन विल वेरी ऑलवेज, बट द लेंथ always remains constant. So in this displacement we have length and angle. So this length will always remain constant, only the angles vary. Okay, so therefore if I am going to replace this s with L theta, then I have to put L out of this derivative, because L is a constant factor, only the theta is varying. So this equation will become like that. Okay, they have done another thing. uh, Here we have m and we also have m over here, so the m will cancel out with the m, and so we will have L over outside of this derivative. They have bring this L to the other side. This is very easy. If you guys feel any difficulty, you can contact me. This is very easy thing. Okay, next, they say that this pendulum, it work like a simple harmonic oscillator if this angle we keep a little. If we take this big angle, if it rotate like this big one, so sometimes it started to move like that, so it loses its simple harmonic motion, therefore we keep this angle small. If this angle is small, then instead of writing sine theta we can write it only theta. So they have changed this value from sine theta to theta, and this theta is actually, its theta is giving us displacement, how much body is moving. Okay, and this thing is, this is displacement, double derivative or displacement with respect to time. This is actually acceleration. So acceleration is equal to minus g over L theta, and theta is displacement. So this is gravitational constant, and this is length. This is constant and length is also constant during the whole movement of the pendulum. So these two factors are constant. We can write this equation in term of proportionality. So it's mean that it saying this,
the acceleration is proportional to negative of displacement. And this is very famous equation of simple harmonic motion. Whenever any body behaves like a simple harmonic oscillator, then we get this equation. We says that acceleration is proportional to negative of displacement, and the negative is showing that the body always move towards the mean position. So we have proved that our simple pendulum behaves like a simple harmonic oscillator. So this is the thing. And now we can also find out the time period, that in how much time this pendulum takes to complete its one oscillation. So so what is angular momentum? So angular momentum will be just the square root of this constant. So angular momentum is g over l under root, and the time period is time taken by the pendulum to complete its one oscillation. So we have already find out in our previous lecture. This is time period t is equal to 2 pi over omega. So instead, in on the place of this omega, we will write down this thing. So we will get this equation, period of the motion. So we have find over here that simple pendulum acts like a simple harmonic oscillator, and its time period is 2 pi L over G. And this time period tells us that uh, if we this time period of simple pendulum completely depend on the length. If we increase the length of the pendulum, its time period will increase. If we change the mass of the system of this pendulum, its time period will not affect at all. This time period only depend on the length. Okay, so this was simple pendulum. So let's see what we have on the next. Okay, this is a very beautiful picture of simple pendulum. They took this is a motion of simple pendulum captured with multi-flash photography. Is the oscillating motion simple harmonic in this case? Of course it is a simple harmonic motion. It's a very beautiful picture. They took many flashes to make this photograph. I really love that. Okay, physical pendulum. So what is physical pendulum? If a hanging object oscillates about fixed axis. Okay, wait a minute, let me take my pointer. Okay, if a hanging object oscillates about a fixed axis that does not passes through its center of the mass, and the object cannot be approximated as point mass, we cannot treat the system as a simple pendulum. In this case, the system is called physical pendulum. ओके, इन सिंपल पेंडुलम जो होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का। यहाँ पे जो जो शेप दी गई है ये इस तरह की एक शेप दी गई है। ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है आप उसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। जस्ट रफ शेप जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम फिजिकल पेंडुलम बना सकते हैं। ओके, इस फिजिकल पेंडुलम में ये होता है कि हमने जस्ट जो रफ शेप है उसको किसी एक पॉइंट पर हैंग कर देना है। तो यहाँ पे इसको जो हैंग किया गया है वो ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर हैंग किया गया है। और आप लोगों ने अपना मैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, आपके पास किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट हो उसका हम उसका सेंटर ऑफ मास मालूम कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आपने ये जो ऑब्जेक्ट है किसी बैलेंसिंग पॉइंट पर हैंग नहीं करना। लेट्स सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये वो पॉइंट है जिस पर आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है, लेकिन आपने इसको सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे बैलेंस नहीं करना, उसके अलावा वाले किसी भी पॉइंट पर हैंग करना है, और उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। ओके, अब हमने ये देखना है कि ये जो फिजिकल पेंडुलम है क्या ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है या नहीं करता। ओके, इसमें ये कहते हैं कि जब हम इस तरह से इसको हैंग करते हैं तो हैंग करते हुए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने वाइब्रेट करवाना है। जब ये वाइब्रेट करवाएंगे तो तब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है
ये सिर्फ और सिर्फ जो टार्क होती है इसमें प्रोड्यूस होती है। ये टार्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट है। ओके, यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, और यहाँ पे जो टार्क आएगा वो क्या होगा? एम जी डी साइन थीटा। यहाँ पे एम जी क्या है? ये है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है डाउनवर्ड, और ये लास्ट टाइम हमने भी सिंपल पेंडुलम में देखा था, इसमें भी इसी तरह से cos थीटा और sin थीटा आएगा। cos थीटा क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिस पॉइंट की तरफ ये हैंग हुआ है तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ वाइब्रेट करेगा साइन थीटा की वजह से। तो इसी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा। यहाँ पे जो डी है, ये डी वो डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास से उस जिस पॉइंट पर हैंग किया गया है वो डिस्टेंस है। और ये सेंटर ऑफ मास हम इजली मालूम कर सकते हैं, ये आप लोगों ने अपने मैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में। तो उसमें उसकी मदद से ये मालूम किया जा सकता है डी डिस्टेंस। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करेगा अंडर द एक्शन ऑफ टार्क, एंड द टार्क इज इक्वल टू एम जी डी साइन थीटा। और न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक जो टार्क है वो क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू आर एफ। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है वो टार्क की टर्निंग इफेक्ट है, तो हमने इसको रोटेशनल टार्क इफेक्ट लेना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, हाउ दिस टॉ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन। दिस टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये टॉ किस तरह से आई अल्फा के इक्वल है, जबकि आप लोगों ने एफ एस सी से पढ़ा होगा टॉ इज इक्वल टू आर एफ। तो आप लोगों को मैं जस्ट हिंट दे दूँ, ये न्यूटन सेकेंड लॉ की मदद से आप करेंगे, और जब आप वैल्यूज़ को चेंज करेंगे रोटेशनल वेरिएबल्स में तो तभी आ जाएगा। एनीवे, ये आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे फॉरवर्ड करनी है। ओके, नेक्स्ट। तो टॉ तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक इस तरह का है, तो ये भी टॉ है, ये भी टॉ है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे उन्होंने इसको कंपेयर किया हुआ है। और यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों आया है? क्योंकि ये बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ, अगर ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट हालत में है तो इसको वाइब्रेट कराना है, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे और फिर आपने इसको छोड़ना है, तो यूं ये मूव करेगा। तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया। सॉरी, यहाँ पे वो शायद मैंने नहीं लगाया। एनीवे, यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव का साइन। ओके, सो व्हाट दे डिड नेक्स्ट। और दूसरा यहाँ पे भी इसी तरह से जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में देखा था कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा अगर एंगल क्या हो? छोटा हो। तो एंगल जब छोटा लेंगे तो हम साइन थीटा की बजाय ओनली थीटा वी विल यूज। So they have used only the theta one, and then they have here moment of inertia I. So they brought it over here. So in this equation, it came up under this mgd sine theta. Okay, this is so easy. If you feel any difficulty at any point, you can write a message to me. I can help. I'm always here. Okay, next is, and we can see over here, this is acceleration and this is angular displacement, and all these terms are constant. G is the mass, sorry, m is the mass, g is the acceleration, and d is the distance from the center of mass to the hanging point. So these terms does not vary with the time, and I is a moment of inertia, and the moment of inertia tells us that if we have any given point, on that point how a body can rotate. So this point always remains constant, so the moment of inertia will also remains constant. So all these terms are the constant terms. So it's mean that acceleration is proportional to displacement, and this displacement is theta. Theta is angular displacement. So again, we got the equation like simple harmonic oscillator, or acceleration is proportional to negative of displacement. So it proves that our physical pendulum behaves like simple harmonic oscillator. Very sorry, I think sometimes I'm using, they are very confusing. Sometimes say physical pendulum, sometimes simple pendulum. So they are very um, similar to each other. Sorry if I use a wrong word. I apologize for that. Anyway, if you feel any difficulty, you can contact me.
So here is angular frequency. So the angular frequency will be this constant thing. So we have this over here. Next is the time period of the motion. So the time period for each type of the pendulum will be different. It's not will be different. It depends on the different factor will be. So here the time constant, it will be sorry, period, it will be 2 pi over omega 2 pi, and at the place of omega we will place this one. So we have that. और इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है किस पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, यानी कि हम किस पॉइंट पर ये जो है फिजिकल पेंडुलम उसको हैंग कर रहे हैं। हम जैसे जैसे इसके डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे हैंग करने के, वैसे वैसे हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट होता जाएगा। लास्ट टाइम हमारे पास वो क्या था, जो फिजिकल सिंपल पेंडुलम था उसमें लेंथ पर डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे भी इसी तरह से इसके पाइवट पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस पॉइंट पर इसको हैंग कर रहे हैं। So now the last one is torsional pendulum. So what is torsional pendulum? A circular disc attached to a vertically hanging wire at its center and vibrate horizontally about its mean position. ओके तो टॉर्शनल पेंडुलम की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ये जो टॉर्शनल पेंडुलम होता है ये बिल्कुल डिस्क की तरह होता है, जो डीवीडी डिस्क होती है ये बिल्कुल उसी तरह से ये डिस्क होती है, उसको ये बताया जाता। ओके सॉरी। अच्छा, इस टॉर्शनल पेंडुलम में क्या है कि जब हमने वो सिंपल पेंडुलम देखा था या फिजिकल पेंडुलम देखा था उसमें जो हम वाइब्रेट करते थे वो हम इस तरह से बॉडी को वाइब्रेट करवाते थे, लेकिन ये टॉर्शनल पेंडुलम है इसको हम टर्न करते हैं, यूं टर्न कर किया बॉडी को। तो हमारे पास ये जो डिस्क है ये एक वायर के साथ अटैच है, तो हम जैसे ही जो डिस्क है उसको जब हम टर्न करेंगे तो उसके ऊपर जो वायर अटैच है वो भी क्या है ऑटोमेटिकली टर्न होगी। तो ये भी वायर टर्न होगी जब इसको हम टर्न करवाते हैं। तो ये जो वायर होती है जब ये टर्न होती है तो जैसे ही हम छोड़ते हैं ये वायर अपने आप को दोबारा ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करती है। तो इसी वायर में जो टार्क होता है वो इस बॉडी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर मूव करवाता है। तो टॉर्शनल पेंडुलम में जस्ट यही डिफरेंस है, ये यूं नहीं घूमता बल्कि ये डिस्क टर्न होती है। Okay, I don't have animated form, otherwise it was easy to understand. I think आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ये शो करता है ये भी टार्क की वजह से करता है, और टार्क किसमें, इसकी ये जो वायर है उसमें जो टार्क है, तो इस वजह से टॉ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। और ये भी जो टार्क है या इसको बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया है। और ये कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट, एंगल क्या है, थीटा। अगर आपका बॉडी यहाँ पे रेस्ट हालत में था तो आप किसी एक पॉइंट पर उसको घुमाएंगे तो एक वो क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा या डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इस वजह से यहाँ पे ये थीटा है। ओके, ये वो टार्क है जो बॉडी को रोटेट करवाता है। ये वो टार्क इक्वेशन है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हमने हासिल की, जिसकी आपको मैंने असाइनमेंट दी है पिछली स्लाइड पे। ओके, सो ये भी टार्क है और ये भी टार्क है, ये दोनों क्या है, टार्क है। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वी हैव रोट दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया। अब ये जहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको दूसरी साइड पे लेके गए, जस्ट यहाँ पे यही कुछ किया गया है। और अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और ये है डिस्प्लेसमेंट। अगेन वी गॉट इक्वेशन जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका मतलब है ये जो टॉर्शनल पेंडुलम है ये भी
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी दिस कांस्टेंट स्टफ. सो द period of the motion is how much time does it take to complete one oscillation. So we will get like this. So यहाँ पे भी इसका यही कहा गया है कि जो इसका टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर. आज हमने यही देखा कि हमारे पास तीन एग्जांपल्स थी, सॉरी एप्लीकेशंस थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम और टॉर्शनल पेंडुलम. तो इनको हमने वेरीफाई किया है कि रियली ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं, और हर एक का हमने टाइम पीरियड चेक किया कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है. ये आल्दो ये हमारा शॉर्ट लेक्चर था, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कवर करेंगे. ओके, ये क्या है? सॉरी, ये है एग्जाम्पल टॉर्शनल पेंडुलम की. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. इसमें अगर आप लोगों के आपने वो पुरानी घड़ियाँ देखी हो, इन पुरानी घड़ियों में एक होता है बैलेंसिंग व्हील. ये जो बैलेंसिंग व्हील होता है ये बिल्कुल सॉरी, ये बैलेंसिंग व्हील बिल्कुल टॉर्शनल पेंडुलम की तरह ही काम करता है. ये मूव करता है दिस. जब ये इधर उधर मूव करता है तो वो जो सुई होती है हमारी मिनट और सेकंड वाली, वो इस तरह से आगे आगे मूव करती हैं. तो इसी बैलेंसिंग पेंडुलम की वजह से हमारी वो जो घड़ी होती है उसमें से टिक टिक की आवाज़ आती है, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि जब ये टर्न होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. जब वो अपने वो जो क्या होती है नीडल को वाइब्रेट करता है तो तब टिक टिक की आवाज़ आती है. दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. ओके, I think it was enough. So see you next time. Allah Hafiz.